करायचा नाही. आपलं ठरलंय ना, मत मोदीजींना आणि मत धनुष्यबाणाला. मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलंय. आणि आपल्या धैर्यशीलला मत म्हणजे मोदीजींना मत, संजय मंडलिक यांना मत म्हणजे मोदीजींना मत, आणि मोदीजींना मत म्हणजे देशाच्या विकासाला मत. आणि म्हणून गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, महिला, वंचित समाजातल्या प्रत्येक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाला मत. आणि म्हणून मोदीजींच्या प्रत्येक श्वासात विकास आणि प्रगतीचा ध्यास आहे. विकासाबरोबर ते देशाचा वारसाही जपत आहेत. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो, मोदी है तो सब मुमकिन है. आणि म्हणून या देशामध्ये गॅरंटी कुणाची चालते? बाकी गॅरंटी फेल झाल्यात, फक्त एकच गॅरंटी चालू आहे आणि मोदी गॅरंटी. या देशाला जगामध्ये सन्मान मिळवून देण्याची गॅरंटी, शेतकरी महिलांना सक्षम करण्याची गॅरंटी, बहुजनांच्या विकासाची गॅरंटी. काटा किर्र झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून काँग्रेसचं काय चाललंय? येड्याची जत्रा आणि पेड्याचा पाऊस. पडू दे त्यांचा. मोदींकडे नुसते आश्वासनाचे पेढे नाहीत, त्यांच्याकडे गॅरंटी आहे. आणि म्हणून येड पेरलं आणि खूळ उगवलं अशी राहुल गांधींची अवस्था आहे. आणि म्हणून त्यामुळे त्यांच्या नादाला खोडबी लागत नाही. आणि म्हणून आपण कोल्हापुरामध्ये येत असताना फक्त लोकांकडे मतं मागायला जातो का? तर नाही. संकट येऊ द्या, वादळ येऊ द्या, आपत्ती येऊ द्या, महापूर येऊ द्या, त्यावेळेस मग महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुरात अडकली असेल, तेव्हाचा प्रसंग असू द्या, आपण सगळेजण जीव धोक्यात घालून या ठिकाणी कोल्हापूरकरांना मदत करण्याचं काम करत असतो आणि केलंय. मी स्वतः आठवतोय, इथे सगळेजण आपल्या व्यासपीठावर आहेत. 12 दिवस या पुरातल्या सर्वसामान्य लोकांना आपण मदत करत होतो. आणि एक गर्भवती आदरणीय मोदीजी रात्री गर्भवती अडली होती. एनडीआरएफ सुद्धा म्हणत होतं रात्री कसं जाणार, परंतु आपल्या कार्यकर्त्यांसह मी स्वतः गेलो, त्या गर्भवती महिलेची सुटका केली, तिला सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेलो. हे आपल्या लोकांचं काम आहे, ही सेवा आहे आपली. तेव्हा कोल्हापूरकरांच्या माणुसकीचं दर्शन घडलं. मी पाहिलं की दुसऱ्या माळ्यावर, पहिल्या माळ्यावर पाणी भरलं होतं, लोक तर वर गेले होते, पण आपल्या गाई म्हशींना पण सोबत घेऊन गेले होते वरती. मी म्हणालो हे काय? बोले हे आम्हाला परिवार आहे, हा आमचं कुटुंब आहे. आणि म्हणून एकीकडे गोधनाला सोबत ठेवणारे आणि 26 जुलैच्या पुरात बाळासाहेबांना या ठिकाणी मातोश्रीवर एकटं सोडून 5 स्टार मध्ये जाणारे कुठे आणि कोल्हापूरकर कुठे? हा बघा किती फरक आहे. हा फरक सगळ्यांना कळतो. आणि म्हणून आज मोदी साहेब म्हणाले होते, हे खरं म्हणजे नकली शिवसेना राहिली आहे. बरोबर आहे, कारण बाळासाहेब म्हणाले होते माझी काँग्रेस कधी होऊ देणार नाही, शिवसेनेची कधी काँग्रेस होऊ देणार नाही. अशी वेळ येऊ तेव्हा हे बंद करीन माझं दुकान, असं बाळासाहेब म्हणाले होते. आणि म्हणून आज बघितलं आपण, त्यांचा मुलगा, त्यांचा परिवार पंजाला मतदान करणार आहे, पंजाला मतदान करणार आहे. हे आहे या देशाचं, या राज्याचं दुर्दैव. जनाची नाही मनाची तरी ठेवली पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने असं पाहून बाळासाहेबांच्या मनाला किती यातना वेदना होत असतील. ज्या गोष्टीचा खेद वाटायला पाहिजे ते जाहीरपणे सांगतायत, त्याच्यामध्ये अभिमान वाटतोय त्यांना. खरं म्हणजे त्यांना हिंदू म्हणवायची देखील लाज वाटायला लागली आहे. हिंदू हृदय सम्राट म्हणायला त्यांची जीभ कचरू लागलेली आहे. आणि आता या उभाटाची काय झाली? 100% काँग्रेस झालेली आहे. म्हणून देशाचा कणखर आणि कर्तृत्ववान प्रधानमंत्री आपल्याला निवडायचा आहे. देशात गरम झालं, गरमी वाढली, उकाळा झाला की परदेशात पळणारा नेता आपल्याला पाहिजे की 24 तास 10 वर्षात एकही सुट्टी न घेणारा प्रधानमंत्री पाहिजे.
आईच्या मृत्यूचं दुःख विसरून स्वतःला देश सेवेसाठी वाहून घेणारा आपल्याला प्रधानमंत्री पाहिजे. आजही आईच्या पदराला धरून राजकारण करणारा आपल्याला प्रधानमंत्री नकोय. आणि म्हणून परदेशात देशाची बदनामी करणारा नको, तर परदेशात देशाचा सन्मान वाढवणारा प्रधानमंत्री आपल्याला पाहिजे, ही आपली मागणी आहे. आणि म्हणून अखंड हिंदुस्थानला, देशाला आपला परिवार मानणारा प्रधानमंत्री आपल्याला पाहिजे. आणि त्यांचं नाव आहे आदरणीय नरेंद्र मोदी. आणि म्हणून मोदी जी ने तो जीवन अपना पूरा देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है. उनका जन्म राजनीति के लिए नहीं, उनका जन्म राष्ट्र नीति के लिए हुआ है. प्राण जाए पर वचन न जाए, यही उनकी पहचान है ना पहचान. आणि म्हणून मगाशी आपण जय श्रीरामचा नारा दिला. त्यांनी फक्त अयोध्यामध्ये फक्त राम मंदिर नाही बांधलं, तर करोडो राम भक्तांचं आणि बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार केलं. आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. इंडिया आघाड़ी के लिए तो सत्ता ही भगवान है और भ्रष्टाचारी उनका धर्म है. विरोधी दल हर रोज मोदी जी को टारगेट कर रहा है, पर देश की जनता देख रही है, देश देख रहा है. एक मोदी सबको भारी पड़ रहा है, पूरे देश ने देखा है. आणि म्हणून कोल्हापूरची जनता, या महाराष्ट्रातली जनता मोदीजींच्या सोबत आहे. तुम्ही जेवढ्या शिव्या द्याल, आरोप कराल, तेवढी जास्त जनता मोदीजींच्या सोबत येईल. 2014ला पण तेच झालं, 2019ला पण तेच झालं, आणि 2024ला तर तुमचे डिपॉझिट गुल झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र में हर घर मोदी, मन मन मोदी है. आज अशी परिस्थिती आहे की मोदीजींना बघायला आतुर असतात लोक. सभा बघा, एवढेच लोक बाहेर आहेत, हजारो लोक बाहेर आहेत, त्यांना आतमध्ये यायला जागा नाही. रस्त्याच्या दुतर्फा लोक उभे असतात, वाट पाहत असतात उन्हामध्ये, आमचे प्रधानमंत्री येणार, त्यांना आम्हाला बघायचंय. असं नशीब कुणाला मिळाले? आपण भाग्यवान आहोत की असा प्रधानमंत्री या देशाला लाभलाय. आणि म्हणून आता आपल्याला त्यांना ऐकायचंय. म्हणून मी एकच सांगतो, अब की बार फिर एक बार. आणि म्हणून 400 मध्ये आपले 2 उमेदवार पण पाहिजे ना, खासदार संजय मंडलिक आणि धैर्यशील माने. येत्या 7 तारखेला त्यांच्या नावासमोरच्या धनुष्यबाणाचं बटन दाबा आणि यांना मोदीजींचे हात मजबूत करायला दिल्लीला पाठवा, एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेबांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का जिनका अथक प्रयास है, करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिकों के दिल की और मन की बात जो जानते हैं, पूरे विश्व में जिनके नाम का डंका है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों के साथ हम फिर से स्वागत करते हैं. मैं सन्माननीय मोदी साहब को अनुरोध करती हूँ इस विराट और ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी. करवीर निवासिनी आई महालक्ष्मीच्या, आई अंबाबाईच्या चरणी त्रिवार वंदन करतो. तमाम कोल्हापूरकरांना माझा नमस्कार. ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज
धर्मवीर संभाजी महाराज और छत्रपति साहूजी महाराज के आदर्शों की धरती है। मैं इन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं मैं काशी का सांसद हूं और आज करवीर काशी आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है। फिर एक बार अच्छा, जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूं आज कोल्हापुर की धरती पर। आप बोलेंगे? अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार। शाबाश। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers. की जिम्मेदारी कोल्हापुर वासियों के पास आने, मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे, ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के सारे राउंड भी इंडिया अलायंस वाले चारों खाने जीत रहेंगे, क्योंकि ये पूरा देश जानता है जगत भारी कोल्हापुरी, जगत भारी। साथियों, चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे।
क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय, फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल रहे हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर ठोकने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं? दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अहद पेशावर तहत तंजावर, हिंदवी स्वराज्य, ये घोषणा जिस धरती पर हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या? इन्हें जवाब मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तगड़ा जवाब मिलेगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। और ये कांग्रेस कितनी अधपतन में गई है। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो, जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले, जरा आईने में चेहरा देखो। वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा, उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा। लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भाई ये राम मंदिर है, तो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर राम के शरण आए और ये राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास, वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर हम उतारू हैं। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं।
नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती, और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी। साथियों, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की, महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। साथियों, कांग्रेस ने एक और ऐसी घोषणा की है जो महाराष्ट्र के हर मतदाता को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। आज आपके पास गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, घर है दे सकते हैं, खेत हैं दे सकते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे फॉर्मूला लाए हैं। आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है। क्या आप अपनी मेहनत करके जो कमाई की है, पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए, क्या उसे आप लूटने देंगे क्या? ये कांग्रेस की सरकार जो सपने देखती है उसको पूरा होने देंगे क्या? साथियों, महाराष्ट्र बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले की धरती है। महाराष्ट्र की यह धरती सामाजिक न्याय का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी ने सामाजिक न्याय की हत्या करने की भी ठान ली है। हमेशा बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों, पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में है। कांग्रेस महाराष्ट्र समेत पूरे देश में आरक्षण का अपना कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। और ये कर्नाटका मॉडल क्या है? इस देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, एससी, एसटी, ओबीसी सबने समझने जैसा है जी। बड़ा भयंकर है मॉडल। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में जो 27% आरक्षण है वो मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया? रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, रातों रात। और इसके कारण वो ओबीसी का जो कोटा था उसके हकदार बन गए, और जो ओबीसी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया। भाइयों, अब ये फॉर्मूला ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? 2012 में इंडी गठबंधन की सरकार ने ये कोशिश की थी, तब ये सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए अब कांग्रेस संविधान बदलकर दलित, पिछड़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। ओबीसी के आरक्षण पर यह डाका क्या कभी कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? आप स्वीकार कर सकते हैं क्या? जिन लोगों ने कर्नाटका में पिछड़ों का आरक्षण छीना है, उन्हें देश में एक इंच भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए, अवसर नहीं मिलना चाहिए। साथियों, कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी का एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ, नोट कमाओ। लेकिन हमने इन 10 वर्षों में समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए काम किया। एनडीए ने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। एनडीए ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े। एनडीए ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। आज स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। यानी जिस युवा को कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था, भारत का वो युवा अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है। अगले कार्यकाल में भाजपा एनडीए युवाओं को और ज्यादा अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भाजपा ने घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत अब
10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा। अगले 5 साल में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत की गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। पहले जिन सेक्टर्स में महिलाओं के काम करने की पाबंदी थी, मोदी ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी में लाखों भर्तियां की है। इससे सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महाराष्ट्र में, यहां कोल्हापुर में सहकारी समितियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्रालय बनाया। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। यहां महाराष्ट्र में भी पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। साथियों, आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, तो कांग्रेस वालों की जरा तकलीफ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप भूलिएगा नहीं, वीरांगना ताराबाई के देश में कांग्रेस के युवराज शक्ति का विनाश करने की बातें करते हैं। साथियों, कोल्हापुर विकास और विरासत की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, लेकिन इंडिया आघाड़ी की सरकारों ने इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा की। आज केंद्र की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और भाई अजीत पवार की सरकार कोल्हापुर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के जरिए महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। हमने कोल्हापुर और क्षेत्र के नई ट्रेनें दी है और भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेनें भी चलेगी। हमने कोल्हापुर वैभववाड़ी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिससे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। कोल्हापुर एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में अंबाबाई शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त है। आने वाले समय में अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण लाखों भक्त अंबाबाई के दर्शन करने आएंगे। यहां उद्योग, व्यापार और पर्यटन से जुड़े अवसर पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडे जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माणे जी, इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। आप इनको जो वोट देने वाले हैं ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है। लेकिन गर्मी बहुत है, कहीं कहीं शादियां भी है, फिर भी मतदान ज्यादा होगा ना। आप घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, आप पोलिंग बूथ जीतेंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? मेरा एक काम करना, यहां से जाने के बाद आसपास पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में जिन जिन लोगों को मिलना हो जाए, नहीं होता है तो जाकर के मिलिए, मेरी तरफ से मिलिए और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी कोल्हापुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। आप जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे ना, तो हर घर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हर परिवार से जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी और वो ऊर्जा आपके लिए काम आएगी, क्योंकि आपका सपना, यही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है।
और इसलिए भाइयों बहनों, मैं प्रण लेकर के चला हूं 24/7 फॉर 2047। ये प्रण लेकर के निकला हूं, आपके लिए निकला हूं, और इसलिए मुझे पल पल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की